नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पाइकैरेट के बारे में। पाइकैरेट एक्चुअली एक पाइथन की लाइब्रेरी है। इसको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एट फर्स्ट। पाइकैरेट एक्चुअली एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो एक्चुअली बनी थी फेब 2020 में ही बनी है ये। एंड अभी ये थोड़ा अपग्रेड किया गया है इसको। लेटेस्ट वर्जन इसका जो है वो पाइकैरेट 2.1 है आई गेस। ओके, हाँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एक्चुअली पाइकैरेट। एंड इसमें एक्चुअली जो ये नोटबुक है ये मैं कोलैब पे यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली पाइकैरेट जो है ना वो बहुत सारी रैम और उसको मीन्स उसकी जो चीज़ें हैं बैकएंड में यूज़ करने के लिए वो मशीन की रैम एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती है एक्चुअली। तो इसलिए अगर आप इसको कुछ थोड़े से भी बड़े डेटा सेट पे अगर आपने अपने डेस्कटॉप पे सोच रहे हो, मेरे में एक्चुअली 16 GB ऑफ द रैम है, स्टिल वो फट जाता है। तो इट्स बेटर कि आप कोलैब पे कर सकते हैं। कोलैब गूगल का है और इस पे आप अगर आपको डेटा भी अपलोड करना है तो आप ड्राइव के थ्रू लिंक करके आप ड्राइव से डेटा उठा सकते हैं। तो इस तरह आप कोलैब पे भी काम कर सकते हैं। कोलैब के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है और तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड मैं डेफिनेटली उसकी वीडियो आपको बता दूंगा कि कैसे आप कोलैब पे काम कर सकते हैं, कैसे आप कोलैब पे जीपीयू ऑन कर सकते हैं, इन कितनी रैम एंड ऑल सब मिलती है, मैं सब बता सकता हूँ उसके बारे में। इफ़ किसी को जानना है वो सारी चीज़ें प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पाइकैरेट की। जैसे मैंने बताया कि एक्चुअली ये हम इसका मेन रीज़न क्या है, ये है कि पाइकैरेट में ना अगर हम मशीन लर्निंग या कुछ भी उसका कोड लिखते तो वो ना बहुत बड़ा कोड एक्चुअली होता है। बिकॉज अगर सपोज हमें एक दो चार चार एल्गोरिथम के लिए भी उसको लिखना है तो हमें चार अलग अलग टाइप ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे, या हम फंक्शन या कुछ भी लिखेंगे उसके पैरामीटर भी चेंज होते हैं। तो जो कोड के लेवल पे हम देखें तो वो बहुत बड़ा कोड हो जाता है एक्चुअली, और वो एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग होता है। मशीन लर्निंग में इट्स बेटर कि आप कोड लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं, आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके डेटा मैनिपुलेशन और डेटा में फीचर एक्सट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जिसको हम फीचर इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग में अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। सो एट फर्स्ट मैंने क्या किया है कि ये कमांड होती है जिसके थ्रू आप कोलैब के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं लाइब्रेरी, या कोई भी लाइब्रेरी अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो इस तरह आप यूज़ करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देन मैंने पाइकैरेट के डेटा सेट से ही क्रेडिट का डेटा उठा लिया है। क्रेडिट इज़ द काइंड मतलब ये एक डेटा सेट है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि जो हमारा पर्टिकुलर एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉय एक्चुअली कस्टमर है जो, वो डिफ़ॉल्टर में आता है या नॉन डिफ़ॉल्टर में आता है, मीन्स वो बिल पे करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह के जो मेरी प्रॉब्लम हुई है, इसमें बहुत तरीके अलग तरह की हमें बता रखा है कि उसका लिमिट बैलेंस क्या था, उसका सेक्स क्या, एजुकेशन क्या है, मैरिज है कि नहीं, उसकी एज क्या है, उसकी पे क्या थी, मतलब पे 1 2 3 ज़्यादा पैरामीटर, बिल अमाउंट क्या है, कुछ बिल अमाउंट है कि नहीं पे करने का, जो भी है उसका, ये सारे पैरामीटर्स। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मल उसमें जाते हैं कि अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल मशीन लर्निंग की थ्रू जाते हैं तो हम पहले डेटा डिस्क्राइब करेंगे, देन उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन अंडरस्टैंड करने के बाद ओके हम उसके इसमें अगर कोई कैटेगरी का वेरिएबल होगा, कैटेगरी वेरिएबल होते हैं जैसे कि जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखे हों, जैसे कि जेंडर हो गया, मेल एंड फीमेल। इसमें तो वैसे 1012 दिया हुआ है, नो इशू। बट मीन्स आप पूछ सकते हो कि जैसे कि अगर मेल है फीमेल तो उसको हम चेंज करेंगे। तो ये सारा पार्ट बहुत कोड को बढ़ा देता है, तो उस सबको कट कर देता है ये पाइकैरेट। इस पे हमने क्या किया, जस्ट हमने इंपोर्ट किया पहले डेटा, देन उसके बाद हमने शेप देखा तो शेप हमारा 24,000 है और 24 कॉलम्स हैं। देन मैंने उसके बाद क्या किया है कि जस्ट उसका एक सैम्पल ऑफ उसमें से पूरी पॉपुलेशन में से एक सैम्पल ऑफ कोड निकाल दिया है, जस्ट टू यूज़ इट इन अनसीन डेटा सेट। मीन्स जब हम प्रिडिक्शन करेंगे उसकी उस टाइम पे प्रिडिक्शन के लिए हमने ये निकाल दिया वो चीज़। एंड रेस्ट ऑफ दिस डेटा मॉडलिंग के लिए हमने यूज़ किया है 22,800। मीन्स जो हम मॉडल में ट्रेन करेंगे वो नियर वो है 22,800, और 1200 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे, हम देखेंगे कि मॉडल किस तरह ट्रेन हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या किया, पाइकैरेट और क्लासिफिकेशन से सारी चीज़ इंपोर्ट कर दी। देन दिस इज़ द एक्चुअली सेटअप फंक्शन जिसके अंदर हम दो चीज़ें एक्चुअली पास करते हैं। पहला पूरा डेटा हम पास कर देते हैं, देन उसके बाद क्या हमारा टारगेट वेरिएबल है। इसमें एक्चुअली आप बाकी चीज़ें भी पास करते हैं, ये सारे पैरामीटर है जो आप नीचे देख रहे हैं। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाना है, इसमें तो आपको बस पूरा कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे PCA ट्रू कर देना है, वो ऑटोमेटिक लगा देगा।
नॉर्मलाइज करना है डेटा को, कैटेगरी इंप्यूटर करना है, रिमूव करना है आउटलायर्स को, कुछ भी करना है। अगर आपका डेटा जो है वो इम्बैलेंस है, अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स जो आप यूज़ करके चीज़ें कर सकते हैं। इसमें मुझे ये भी अच्छा लगता है कि इसमें ना टैन थीटा और ये सारे फंक्शंस भी है। तो अगर आप किसी स्टेज पे स्टक कर जाते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फीचर्स, जो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फीचर्स ट्रू करेंगे तो ये अलग अलग पैरामीटर खुद ही बनाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फीचर्स ऑफ मीन्स। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज उसने ये बिल पेमेंट, बिल अमाउंट 1 ले लिया, ये बिल अमाउंट 1 को इम्प्लीमेंट करेगा टैन थीटा में, साइन थीटा में, एंड उसके अकॉर्डिंग एक और पैरामीटर बनाने की कोशिश करेगा और उस पैरामीटर की रिलेशन देखेगा क्या वो एक्चुअली काम करता है या क्या नहीं करता है। तो इस तरह से ही काम करता है एक्चुअली बैक एंड पे। नेक्स्ट इसका दूसरा फंक्शन है, जब हमने सेटअप कर दिया तो हमने क्या किया, लाइब्रेरी को पूरा डेटा दे दिया हमने कि सी दिस इज़ माई डेटा, दिस इज़ माई टारगेट। तो लाइब्रेरी को समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ये आपका डेटा है, ये आपका लेबल है और जिसको हम टारगेट भी कहते हैं। नेक्स्ट उसने क्या किया कि देन जस्ट एक सिंगल लाइन, राइट, यू नो, बस कंपेयर मॉडल लिखना है और आपके पास 14 अलग अलग एल्गोरिथम में एक्यूरेसी आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से मीन्स ये ही इसकी एक बेस्ट खासियत है कि अगर आप पहली बार कुछ कर रहे हैं और जस्ट वांट टू, आपको बस ये देखना है कि हाँ मेरा मॉडल क्या, डेटा किस तरह परफॉर्म करेगा एल्गोरिथम में, तो आप ये फॉर फर्स्ट टाइम देख सकते हैं कि हाँ ठीक है। जैसे इस पर मैंने जब ट्रेन किया तो उसके बाद मेरे को लगा और रिजिड क्लासीफायर मेरे को सबसे बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है और डिपेंड ऑन ये मार्क भी करता है उसे, ये येलो एन, तो जिसको देखना है कि अच्छा ठीक है मुझे रिकॉल ज़्यादा चाहिए तो वो नेव वाइज ले सकता है और सिमिलरली बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग। सेम जैसे ही आप ट्रेन करते हो उसके बाद अगर बेस्ट मॉडल प्रिंट करते हो तो आपको बताता है कि बेस्ट कौन सा मॉडल है और क्या क्या पैरामीटर उसके अंदर लिए गए हैं। फिर जैसे कि मुझे पता चल गया कि इसमें से डिसीजन ट्री मेरा बेस्ट मॉडल है, तो मैंने उसको उसका मॉडल क्रिएट कर लिया जिसके लिए फंक्शन है क्रिएट अंडरस्कोर मॉडल, एंड उसके बाद मैंने वो चीज़ प्रिंट कर दी यहाँ पे जस्ट टू नो कि क्या पैरामीटर्स उसने लिए हैं। सिमिलरली KNN का मैंने दिखाया है और RF का भी दिखाया है, RF इज़ रैंडम फॉरेस्ट है। तो क्रिएट मॉडल अलग अलग मैंने मॉडल बना के दिखाए अलग अलग KNN के, RF के। जब ये हो जाता है तो नेक्स्ट मैंने किया है, मैंने ट्यून मॉडल यूज़ किया। ट्यून मॉडल क्या करता है, जो मेरी नॉर्मल मॉडल होता है उसको थोड़ा ट्यून करने की कोशिश करता है और ट्राई करता है कि मेरी पूरी ओवरऑल एक्यूरेसी बढ़े। तो सपोज़ मैं दिखा देता हूँ, डिसीजन ट्री मैंने पहले ट्रेन किया था जब क्रिएट मॉडल से, तो उसकी एक्यूरेसी आ रही थी कुछ 73%, एंड आफ्टर ट्यून ये कुछ आ रही नियर अबाउट 81.3%। तो आप देख सकते हैं थोड़ा ड्रास्टिक चेंज है। ये हमेशा नहीं आता ड्रास्टिक चेंज, लेकिन हाँ कुछ परसेंट आई कैन से 1 से 2% एक्यूरेसी बढ़ती है। सिमिलरली अगर मैं ट्यून मॉडल रैंडम फॉरेस्ट का देखो तो यहाँ पे मैं रैंडम फॉरेस्ट बना रखा है, ट्यून किया है एक्चुअली रैंडम फॉरेस्ट का मेन ये बना रखा है जिसमें मेरी 80.93% आ रही है और ट्यून के बाद 82.25%, तो नियर अबाउट 1-2% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर आपको ROC का और सब बनाना होता है एक्चुअली, तो आपको बंच ऑफ कोड लिखना होता है एक्चुअली टू प्लॉट करने के लिए चीज़ें। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक प्लॉट मॉडल है जिसमें आपको प्लॉट इक्वल्स टू AOC लिखना है तो वो AOC प्लॉट कर देगा। सिमिलरली प्रिसीजन रिकॉल का अगर आपको देखना है कि क्या डिफरेंस है किस तरह, तो आप ऐसे देख सकते हैं। और जैसे कि हम रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करें तो उसमें फीचर इंपॉर्टेंस का एक पैरामीटर होता है, तो वो पैरामीटर भी आप यूज़ करके देख सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा पैरामीटर है, कौन सा इंपॉर्टेंस क्या है, कितना है। नेक्स्ट प्लॉट मॉडल है। प्लॉट मॉडल भी सिमिलरली वही है, बस यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमने लगा दिया तो हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मिल गई कि क्या है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और अगर आपको ये सारी चीज़ें भी अलग अलग नहीं करनी है तो जस्ट आप लिखिए इवेल्युएट मॉडल और आपका जो ट्यून है वेरिएबल है मॉडल का वो लिखना, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाइपर पैरामीटर, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, इस पर आप जो ये सारे मॉडल बना रहे हो सारे के सारे जो फिगर्स बना रहे हो वो एक ही में आ जाएंगे। डिसीजन बाउंड्री, फीचर इंपॉर्टेंट, डायमेंशन, वैलिडेशन, तो ये सब साथ में आ सकता है। सो ये एक्चुअली शॉर्ट वीडियो है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह आप मॉडल को इवैल्यूएट कर सकते हो, क्या कर सकते हो एंड ऑल। एट लास्ट हमने क्या किया, जो हमने ऊपर अनसीन डेटा लिया था उन डेटा को हमने प्रिडिक्ट करने की कोशिश की और उसमें देखा कि क्या एक्यूरेसी हमारा मॉडल दे रहा है। अनसीन डेटा पे जब हमने प्रिडिक्ट किया तो हमने देखा कि उसकी एक्यूरेसी 81.25 करीब, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड एक्यूरेसी। सिमिलरली मॉडल लाइब्रेरी हमें सेव मॉडल का भी एक ऑप्शन देती है कि आप अपना मॉडल को सेव कर सकते हो और उसको लोड भी कर सकते हो एंड देन उसके बाद यूज़ भी कर सकते हो। सो दिस इज़ दी एक्चुअली, मतलब मैं दिखाया कि लोड करने के बाद भी जो आपके बाद एक्यूरेसी आ रही है वो सेम आ रही है। सो ये अच्छी तरह काम करता है। सो इस तरह से अगर आप मतलब छोटा सा कोड लिख के अपना ML का पूरा मॉडल चला सकते हैं एंड दैट्स इट।